भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की अद्वितीय यात्रा को समर्पित एक प्रेरणादायी संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस आयोजन का विषय था 11 वर्ष कितना हर्ष कितना उत्कर्ष। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र हुए। गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सूचना आयुक्त श्री दिलीप अग्निहोत्री, वरिष्ठ संपादक पद्मकांत शर्मा और राष्ट्रधर्म निदेशक श्री सर्वेश चंद्र द्विवेदी ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रभूषण पांडेय, निदेशक, नवरत्न कंपनी व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी भी शामिल हुए। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच, निर्णायक नेतृत्व और जनहितकारी नीतियों की जोरदार प्रशंसा की। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, ऑपरेशन सिंदूर, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति, इन सबने भारत को एक नई पहचान दी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों और भारत की तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसरता को भी सराहा गया। वक्ताओं ने कहा, यह सिर्फ 11 साल नहीं, यह नए भारत की नींव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सर्वेश चंद्र द्विवेदी ने संविधान, न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया के मौजूदा स्वरूप पर गहन सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब तक भारत भारतीय रीति नीति से नहीं चलेगा, तब तक हम अपने पुरखों के सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पत्रकारिता को सहकारिता से जोड़ना ही उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाएगा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्निहोत्री ने किया और संस्था के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी व उपाध्यक्षा श्रीमती रीमा सिन्हा ने परंपरागत सम्मान के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इस भव्य आयोजन में पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार हरिराम त्रिपाठी, डॉक्टर सुयश मिश्र, भाजपा नेता प्रदीप सिंह बब्बू, भाजपा नेत्री फरहा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वाहिद, डॉक्टर रीमा सिन्हा, भ्रमर बैसवारी, सैयद गुलाम हुसैन, नवीन श्रीवास्तव, आसिफ खान, वीडियो जर्नलिस्ट आमिर शेख, छायाकार जावेद बेग, सिराज बाबा, गिरिराज शर्मा, नवीन शर्मा, मुस्ताक अहमद, डॉक्टर राजेश वर्मा, गिरीश कुशवाहा समेत तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। कोई भी पत्रकार साथी किसी भी वक्त मुझे कहीं भी बुलाते हैं तो मैं अपने मोह को भी नहीं रोक पाता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में पूरा प्रयास करता हूँ शामिल। पत्रकारों के बीच में आकर लगता है अपने पुराने दिन भी लौट आए और मैं वहाँ भी वही मेरी स्थायी पहचान है। ये तो टेम्परेरी है जो ये तामझाम, इसका कोई मतलब नहीं। ये पत्रकारों का मंच है और विषय जो है वो भी एक देश हित से जुड़ा हुआ है और राजनीति से ऊपर उठ के इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और यही मंच की मर्यादा भी। कोई देश जब विकसित बनता है आंतरिक नीति के आंतरिक स्तर पर और चाहे सामरिक स्तर पर चाहे विदेश नीति के स्तर पर, जब वो आगे बढ़ता है, मजबूत बनता है, तो पूरे देश के लोगों के लिए गर्व की बात होती है, गर्व की बात होनी चाहिए। दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे एक प्रेरणा हमको लेनी चाहिए कि वहाँ पे देश हित से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर राष्ट्रीय सहमति होती है। आज इस बात का हम अभाव देखते हैं भारत में। कुछ विषय ऐसे हैं जिसपे दलगत राजनीति से, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए, उसका अभाव कहीं न कहीं हमको दिखाई देता है। प्रजातंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है, उनमें तर्क वितर्क होने चाहिए, विरोध होना चाहिए, असहमति होनी चाहिए, लेकिन असहमति राष्ट्र के मर्यादा तक ही सीमित रहनी चाहिए। जहाँ राष्ट्र की बात हो जाए वहाँ सहमत नहीं, सहमत होनी चाहिए।
और आज इस मंच पे इसी तरह की मैं मान सकता हूँ कि ऐसी चर्चा होगी। ये देश के लिए गौरव की बात है कि आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश को इसका गौरव होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको भी ये प्रासंगिक बात है इस विषय करना। जिस तरह रूस यूक्रेन चल रहा है, मध्य पूर्व में ईरान इसराइल का चल रहा है, समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है और इसमें निर्दोष नागरिक भी मारे गए, ये भी बड़े दुख की बात है। कोई भी पक्ष नहीं, उसका सभ्य समाज में ये अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए कि निर्दोष लोग मारे जाएं। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया, पूरी दुनिया, विश्व के विकसित देश अमेरिका भी हतप्रभ है कि कुछ सेकंड में हम लोगों ने स्वदेशी हथियारों से, और किसी को पता नहीं चला, अमेरिका तक को पता नहीं चला, और हम लोगों ने उनके 9 ठिकानों पर, बल्कि और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे आतंकी जो हेडक्वार्टर थे उनको ध्वस्त कर दिया। नागरिकों को चोट नहीं पहुँची। ये अभियान केवल आतंकियों के लिए था और किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई द्वेष नहीं था, सबके प्रति था। वो अपना ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे सैनिक वापस आ गए। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए हमारे सैनिक तंत्र के लिए, जिसका अमेरिका और चीन की जो वहाँ पे खुफिया तंत्र लगा था उनको भी खबर नहीं। यह भारत का गौरव, राष्ट्रीय गौरव। तो एक बड़ी बात, जिसमें लोगों को रोजगार मिले, लोगों में समरसता रहे और एक पूरे देश में ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिसमें स्वाभिमान का जागरण हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण हो और जिसमें सबका विकास हो। भारत खूबसूरती क्या, अभी भाई ने इतना बड़ा काम किया, सुरेश जी ने मेरे उनके आदेश में यहाँ हाजिर हो गए। भारत की खूबसूरती क्या, यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग प्रेम से रहते हैं। कुछ बातों को छोड़ दे और रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले में गली में चले जाइए तो किसी को राम राम कहते हैं, किसी को आदाब करते हैं। इसके बिना हमारे एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, उनके कुछ लोग पाकिस्तान गए तो कुछ दिन बाद वापस आ गए। उनसे पूछा गया ऐसा क्या तो आप वापस आ गए? उन्होंने कहा जो तहजीब, जो संस्कृति हमें यहाँ अपनी छवियों में दिखती है वहाँ नहीं दिखती है। यहाँ पे विविधता है, यहाँ पे अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, अपनी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं और इसके बाद हम एक दूर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। मेरे हर एक के जीवन में ऐसे कुछ होंगे जो हमारे अन्य बंधु हैं वो ये बात तो मानेंगे कि उनके जीवन में भी ऐसे साथी हैं जो अलग अलग पंथ को मानते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए अंतिम समय तक वो खड़े रहते हैं। यह हमारी विशेषता है। तो यह भाव ज़्यादा एकता का भाव होना चाहिए, ये आवश्यकता है आज की। और आज हम सब इस दिशा में बढ़े। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व कि वो समाज में ऐसा संदेश दे कि हम लोग पूरे भाईचारे के साथ रह सके, अपने अपने काम करते रहे, अपने अपने ढंग से रहें, लेकिन समाज को मजबूत करेंगे। तो ये 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या एकजुट होगी तो आप मानिएगा कि हम केवल तीसरे नंबर पे नहीं तो नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। के बाद भी ये हमारा देश फिर एक बार शिखर पे जाएगा। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, अब हम सबको प्यार से रहना है, मोहब्बत से रहना है, एक संकल्प जगाना है। और इस जो अभियान है इसमें मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है। एक सबको साथ लेके चलने का भाव मीडिया जागृत कर सकता है। वो सब हम लोगों का केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। तो मीडिया केवल अधिकार नहीं बल्कि उसको अपने कर्तव्य को भी समझना होगा और ये सारे कार्यों में हम सबको मिलना होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा प्रयास इन्होंने किया है। आलोचना भी हो, समर्थन भी हो, सहमति हो और इसी प्रकार मंत्र से कोई एक निश्चित निष्कर्ष निकलेगा
उसी निष्कर्ष को जल्द जल्द तक पहुंचाएंगे। इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं और बढ़ गया है, लेकिन ये कल तक लखनऊ के या आसपास के नगरों तक एक जो निष्कर्ष है वो मीडिया के माध्यम से पहुँचेगा। ये मेरी शुभकामना भी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यथावत चलता रहे, पूरी गरिमा से चलता रहे। मैं आज्ञा दूंगा। मेरा निवेदन है स्टूडेंट कोई भी मेरे साथ बाहर तक नहीं आएगा। ये मंच की मर्यादा और हॉल की मर्यादा है। बहुत धन्यवाद मुझको बुलाया। आप सबको हमेशा बहुत बहुत आपने बुलाया। इस तक बात को हमको करना चाहिए कि आपने मौका मैं कम शब्दों में अगर कहूँ तो ये जो पिछले 11 वर्ष हैं उसमें देश ने और उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में और चतुर्दिक विकास के नूतन आयाम बढ़े और उस पर तेजी से बढ़ रहे हैं। पर बढ़ने के पीछे जो रफ्तार है, उस रफ्तार के पीछे जो ताकत है, वो उनके सपने हैं, जो आपके सपने हैं, वो आपकी उनको मिल रही जो समर्थन की अटूट कड़ी उसके दम पर वो कुछ कर पा रहे हैं। और आपकी चिंतना में तमाम तरह की योजनाएं अपने नाम मुझे शायद याद नहीं है, देखा नहीं, लेकिन चतुर्दिक जब मैं कहता हूँ तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहले मैं वाला चारों तरफ से कहा। अब अगर सामाजिक क्षेत्र में देखें तो उन्होंने जहाँ गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं उठाने की बात होती है, उन्होंने स्वच्छ भारत की परिकल्पना की, तो आयुष्मान योजना की बात करी। उन्होंने नमामि गंगे, जल प्रदूषण को दूर करने वाले निर्मल अविरल गंगा की बात करी। तो उन्होंने उज्ज्वला की बात करी, हमारी बहनों की उसकी बात करी। उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और किसान धन योजना और उसकी बात करी। उन्होंने जनधन खाते की बात करी। उन्होंने अन्न वितरण की बात करी। ये सामाजिक स्तर पर सारी चीजें करते हुए और आपको स्वच्छता की तरफ अभियान चलाते हुए निर्माण में आपके सहभागी होने की तमाम सारी चीजें दी। भारत को आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने उन्नत करने का काम किया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रतिमान गढ़े और यहाँ तक गढ़े कि उन्होंने इतिहास को संरक्षित करते हुए और एक नई तक का जो है वो रखा रह जाएगा। ये एक काम हो। दूसरे, संविधान के प्रति जो संविधान को जनता ने आत्मर्पित किया था 75 वर्षों, उसके लिए उसको विकसित करने का, उसके अभियान को करने का काम किया। और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत का, चाहे वंदे भारत की ट्रेन हो, चाहे और किसी प्रकार की और ट्रेनें हो, साथ में अमृत भारत के रेलवे स्टेशन पर विकास की बात हो, चाहे सड़क का राजमार्ग एक्सप्रेस वे हो, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का हो, चतुर्दिक उन्होंने काम किया। आर्थिक स्तर बढ़ गया, सुरक्षा के स्तर पर किया, दिलीप जी बता गए, और उन्होंने विदेश की नीति पर भी किया। और शायद मैं दुनिया की बात तो नहीं करता हूँ, पर दुनिया में नई नंबर 1 2 नंबर 2 जरूर होंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में भारत के जो है वो रिश्तों को बनाने के लिए विदेश यात्राएं की। हाँ, आप कह सकते हैं कि नए नए सपने उन्होंने गढ़े और यांत्रिकता यानी जो डिजिटल इंडिया का फार्मूला है वो भी उन्होंने दिया। चतुर्दिक तरह से उन्होंने काम किया। लेकिन ये सारी इनको जो बल मिला है वो समाज के लोगों से मिला है, जनता जनार्दन के सहयोग के कारण मिला है। तो मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि निश्चित रूप से उनकी अगर कोई कमियां हैं तो उन तक जरूर पहुंचाना चाहिए। हाँ, एक चीज जो मुझे लगती है कि संवाद और संगोष्ठी जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये दोनों तरफ से विचार विमर्श का होता है, तो एक पक्षीय संवाद नहीं होता।
तो संवाद होना चाहिए, उभय पक्षी होना चाहिए। तो इस चीज को जरूर बात में रखनी चाहिए। और कोई भी आदमी ईश्वर नहीं हो सकता, उसको ईश्वर होने का इल्हाम तो हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य रहेगा। हाँ, उसको ईश्वर द्वारा प्रदत्त दैवी शक्तियां और अद्वितीय मेधा और गुण मिल सकते हैं, जिससे वो दुनिया को सुंदर बना सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मनुष्यता और मानवता को संस्कारशील बनाने का काम, उसको हम समृद्ध हुए, हम प्रास्पर हुए, हम पैसे से संपन्न हुए, हम धनवान हुए, मगर तहजीब के मामले में सुसंस्कृत नहीं हो रहे। हम जो है कल्चर नहीं है, हम माइनर नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सबको उस काम में आप लगे हैं। बहुत अच्छी संगोष्ठी आयोजित की गई है। अजीत सिद्दीकी जी को और सुरेश अग्निहोत्री जी को मैं एक बार फिर साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार का जो ये विकसित भारत है, इस विकसित भारत में समाज के संस्कारशील बनाने का, मनुष्यता और मानवता और इंसानियत को तहजीबदार करने के लिए जो अभियान इस तरह की गोष्ठियों का किया है, इसके लिए प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उसको थैंक्स करता हूँ, उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह का ये अभियान ये चलाते रहे। सुरेश अग्निहोत्री जी को और मंच के सभी साथियों को मैं उनसे क्षमा याचना करते हुए कि मैं आपके बीच और समय नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपने मुझे बुलाया, मुझे मान लिया। अजीत सिद्दीकी जी, मैं ये चाहता हूँ कि वो आए और एक बार ये सम्मान वाली जो है वो रिकैप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। कि आप सबके बीच में आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना भी कहूँगी वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी योजनाएं जन जन तक पहुँचाई और बहुत ही महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा लाभ मिला इस सरकार में, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, और आत्मनिर्भर महिला के लिए प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, लखपति दीदी के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने, तो वो एक तो छोटे स्तर पर महिलाएं, क्योंकि हम लोग बहुत मामूली कार्यकर्ता है भाजपा के, और ग्राउंड लेवल पे जब काम करते हैं तो पता चलता है कि रोजगार से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का जो राशि है वो दी जा रही है महिलाओं को, ताकि वो आत्मनिर्भर हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दुआओं में यही मांगूंगी कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज तक हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं, उस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद आने वाले कई सालों तक हम लोग भूल नहीं पाएंगे, और ऐसा नेता दोबारा हमारे बीच आएगा जिसकी भी उम्र जल्दी हम नहीं लगा सकते। यही दुआ करूँगी कि उनकी उम्र लंबी हो और वो हमारे बीच ऐसे ही बने रहे। बाकी मंच में उपस्थित हमारे सभी लोग, इतनी सारी बातें, इतनी सारी गोष्ठी हो रही है, लगातार बताया जा रहा है सारी चीज़ें, और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी बात को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर शेख सिराज बाबा, मतदाता जागरण संस्थान एवं राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2019 में मैंने वाराणसी से चुनाव लड़ा हमारी प्रधानमंत्री के विरुद्ध। उस वक्त भी वाराणसी में तकरीबन 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो गौशाला के नाम से थी और उस पर अवैध कब्जे हो रहे थे। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन था उसी दिन मैंने डीएम का घेराव किया और उसके बाद दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी काशी के संत थे वो सारे लोग मेरे साथ आए और मैंने फिर पीएम का घेराव किया और उसको फिर उनको सूचना देने के बाद नपेन मिश्र ने फौरन आदेश करके उसको रोकने का काम किया और वो तालाब बचा। हमारी मांग 1993 से चल रही है
देश के तमाम स्टेटों में मेरे दौरे रहते हैं। अभी कल भी मैं नागपुर और पूना से लौटा हूँ। मोहन भागवत जी को भी ज्ञापन दिया है और एक बड़ा प्रोग्राम उनका कराने का काम हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हफ्ता से 10 दिन के अंदर एक प्रोग्राम ऐसा हो रहा है जो भारत के मुसलमान भी जुड़ने का काम करेंगे और वो देश हित में शपथ लेने का काम करेंगे, जिसमें पूना में कम से कम 30,000 लोगों द्वारा जो मुस्लिम हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने का काम मोहन भागवत जी की सदारत में करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय जीव की आवाज 1993 से मैं उठा रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। देश के तमाम गौशाला हैं, गौरक्षक हैं, हिंदू संगठन हैं, आरएसएस है, बजरंग दल है, सारे लोग गाय को राष्ट्रीय पशु की आवाज उठाते हैं। लेकिन वाहिद देश का पहला मुसलमान डॉक्टर शेख सिराज बाबा जो आपका सेवक है, राष्ट्रीय पशु की बात नहीं करता है बल्कि राष्ट्रीय जीव की बात करता है। और देश के जितने भी संगठन हैं आज तक राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि गाय माँ जैसी आस्था रखने वाली चीज है, उसको पशु कहते हो। पशु माने जानवर, माँ कभी जानवर। गाय को मारने वाले, खाने वाले जेल जाते हैं। बेचने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह मुकदमा कायम होना चाहिए। ये हमारी आवाज। जितने भी देश के स्लाटर हाउस है ये बंद होना चाहिए। आज दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। गोवा में सरकार क्या आपकी नहीं है? आप देश में केंद्र में बैठे हुए हैं, आप गोवा में रोकने का काम करेंगे। देश का मुसलमान आपकी आस्था का आदर करता है, आपके साथ है, वो स्लाटर हाउस बंद करने की आवाज उठाता है। आप फिर आवाज हमारी आवाज को दबाने का काम क्यों करते हैं? ये बात मैंने मोहम्मद नकारात्मक विषयों की खबर बनाने के लिए चर्चा होती है, लेकिन जब कोई पत्रकार भाई ऐसे सकारात्मक विषयों उपलब्धियों पर चर्चा के लिए संगोष्ठी करते हैं तो उनके प्रति भी नजरिया और अच्छा होता है। अभी ढेर सारी देखिए, समस्या शून्य समाज की कल्पना मात्र कल्पना ही हो सकती है। समस्याएं जीवन में हमेशा, और समस्याएं न हो तो जीवन की सार्थकता भी समझ नहीं आती। एक हमारे चिकित्सक है तो उन्होंने एक दिन बताया कि जो ईसीजी हृदय की जांच की मशीन होती है उसका जो ग्राफ है ऐसे चलता है और अगर वो सीधा हो जाए तो दुखद खबर है। वो जो समस्याएं हैं वो कई बार आपको लड़ने का मादा भी देती है। और मैं मानता हूँ कि संसार समस्याओं से भरा, मर्द लोग जो है, धरती जो है, ये समस्याओं के लिए जानी जाती है, संघर्ष के लिए जानी जाती है और सफलता के लिए भी जानी जाती है। हम इस धरती पर आकर के जैसा हम लोग मानते हैं और जानते हैं कि 84 लाख योनियों की एक अवधारणा सनातन की है। नीम का पेड़ भी है, पीपल का पेड़ भी है, गाय की चर्चा भी भाई ने की है, शेर है, बाघ है, चीते हैं, मच्छर है, वनस्पतियां हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब में आत्मा है, सब में समत्व का दर्शन है, सब में ब्रह्म का दर्शन है। लेकिन इनके बीच में एक योनि है, मानव योनि, जहां हम लोग आके न केवल समस्याओं से मुक्त होते हैं बल्कि जो असमर्थ लोग हैं, नीम का एक पेड़ है, आपने लगा दिया, मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, प्यास लगी है, पानी देने के लिए उसके बाद जाना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जो समस्याओं को दूर करने के लिए बनी है। अगल बगल आस पड़ोस में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान भी हम आप परोसते हैं। ये हमारा धर्म भी है, कर्म भी है, हमारा स्वभाव भी है। क्योंकि विषय बड़ा सार्थक विषय है, 11 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा करनी है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है जो इस धरती पर हमेशा अपनी कीर्ति के लिए, विकास के लिए, उपलब्धियों के लिए, सामर्थ्य के लिए, नैतिक शक्ति के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, जन सामान्य के उत्कर्ष और समृद्धि के लिए जाना जाता है। आज के करीब 400 साल पहले अगर आप बात करें कि भारत की जीडीपी क्या थी तो भारत 1600 के आसपास भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी की आधे से ज्यादा थी। एक मजेदार बात आपको बताया, जब हम आजाद हुए, जब हम लोग को बताया गया कि हम बहुत कंगाल हैं, गरीब है, असमर्थ है, वंचित, पीड़ित, परेशान के रूप में हमारी पहचान बनाने की भी कोशिश सत्ता में बैठे लोगों ने किया ताकि उनके ऊपर आरोप न लगे कि समस्याएं विकास कैसे किए। तो उन्होंने कहा कि हमारी हालत दूर करा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब आप आजाद हुए तो आपकी जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी
कि बढ़ती हुई आबादी और सीमित संसाधन कहीं न कहीं वितरण में जस्टिस का सवाल खड़ा करते रहे, विषमताएं पैदा हुई। हमें खुशी होती है 11 वर्ष में जब हम सुनते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, खुशी होती है कि कम से कम दाल रोटी मिल रही लोगों को, रोटी कपड़ा मकान की चुनौतियों का समाधान दिखता है। अब ऐसी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों में नहीं छपती है कि कोई व्यक्ति मरा और उसकी आंख में अन्न के कण नहीं पाएंगे। अब ये खबरें अखबारों में नहीं आती। अस्पताल की बात अगर हम करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 में 45,000 MBBS की सीट पूरे भारत में हुआ करती, आज 90,000। वो 45,000 सीट आजादी की पहले से लेकर और 90 तक 2014 तक के प्रयासों में निर्मित हुई। अभी एक डॉक्टर को बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं। 5 साल MBBS किया, फिर PG किया, चीजें बदलने नहीं। जैसे हम लोग एक शब्द है जेस्टेशन पीरियड, हर प्रोजेक्ट का हर कार्य का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। एक बच्चा है वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, वो 18 साल में एक मतदाता बनता है, फिर वो 21-22 साल में रोजगार पाता है। एक माँ और पिता का जो प्रोजेक्ट होता है 21-22 साल में उसके परिणाम बनते हैं। बड़ा धैर्य रखना पड़ता। विकास में भी कई चीजें ऐसी है, सड़कों की बात करें, अब एक MBBS डॉक्टर 10-12 साल में जब खड़ा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं भारत में 700 से 740 के आसपास जिले, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का सपना देखा प्रधानमंत्री। आज खुशी होगी लगभग सारे जिले सेचुरेट हो गए, मतलब आइडर मेडिकल कॉलेज के यहाँ शिलान्यास हो गया या निर्माण हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई। स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो वहाँ MBBS के बच्चे पढ़ेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, कुछ सरकारी अस्पतालों में आएंगे, कुछ अपने अस्पताल खोलेंगे, कुछ क्लिनिक खोलेंगे, चीजें बदलेंगी। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इंडिया एनर्जी सरप्लस नेशन है। आज हम उतनी बिजली बनाते हैं कि हम बिजली निर्यात भी करते हैं। हमारी जर्जर लाइनें, बिजली की लाइनें, फीडर, ट्रांसमिशन लाइनें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग करना, गांव के फीडर को अलग करना, शहर के अलग करना, सब पे काम चल रहा है। आज खुशी होती है कि कम से कम क्वालिटी बिजली मिल रही है। अब उतने फॉल्ट नहीं आ रहे। 32,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में खर्च हो रही है। जब 17 में योगी जी ने सत्ता संभाली थी तो 17,000 के आसपास का खर्चा था। अब 17,000 से 32,000, 15,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम पैदा भी कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी लाइनें भी ठीक हुई। सोलर का आपको खुशी होगी कि आज सोलर का जो निर्माण का कार्य है, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश है जो सोलर को जनरेट कर रहे हैं। आज 1,08,000 रुपए की सब्सिडी आप सभी के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री 3 किलोवाट का एक ऊपर छत पे लगाने के लिए 1 रुपये बिजली नहीं देना है। हम लोग को इनोवेटिव होना है। पत्रकार भाइयों की चिंता से मैं भी वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूँ किसी समय, और मैं 2 पत्रिकाओं का कभी जब मैंने 3 सरकारी नौकरियां रिजाइन की, 2 PCS रिजाइन किया, तीसरा इस्तीफा मैंने 36 साल को मंजूर किया। संपर्क में भी डायरेक्टर हो गया भारत सरकार में, फिर मैं सरकारी बन गया कि मेरी कोई रुचि नहीं थी। मेरा मैंने रिजाइन किया तो पत्रकार बना। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए डिजिटल दुनिया आ रही है, डिजिटल पोर्टल्स की भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है, और अमेरिका जैसे देश में आज प्रिंट मीडिया लगभग समाप्त हो गई। यूरोप में अखबार खत्म हो रहे हैं। बदलते समय के साथ हमें बदलना होगा। ठीक है सर, बदलते समय के साथ हमें बदलना होगा। अच्छा, जो नहीं बदलता है वो समाज में खो जाता है। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो परिवर्तन के लिए मुस्कुराते हुए तैयार रहेगा वो सर्वाइव करेगा, वो आगे बढ़ेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है, वीर हो गया वसुंधरा। हमें वीरता बढ़ानी है। वीरता मतलब अपनी सामर्थ्य, शिक्षा की सामर्थ्य, तकनीक की सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य, समाज की सामर्थ्य, पर्यावरण को तो उठाइए आप। आज मैं नदियां दुखी हूँ। मैं प्रयाग से दिल्ली एक पदयात्रा 2010 में यमुना के लिए किया था। एक पदयात्रा 2013 में मैंने गोमती के लिए भी, शायद जो संगम है गंगा वहां से लेकर पीलीभीत, मेरा नदियों में काफी रुचि रही, काम किया मैं अनुभव करता हूँ कि आज जो पर्यावरण है वो खतरे में। जब दुनिया में चुनौतियों की बात होती है, चैलेंजेस क्या है हमारे साथ? आज सबसे बड़े चैलेंज जो है वो आतंक, हिंसा, असहिष्णुता के चैलेंज है और बदलती हुई जलवायु का चैलेंज है। आपको खुशी होगी कि आप एक ऐसे देश के निवासी हैं, इन दोनों चुनौतियों का समाधान आपके पास है। आपने बुद्ध को भी दिया, महावीर को दिया, राम को दिया। वी हैव सॉल्यूशन। हम सबके साथ रह सकते हैं, सह अस्तित्व की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। हम गाय को भी मां मानते हैं, गंगा को भी
को महत्व देती है, पंचतत्व की बात करती है। आज धरती बीमार हो रही है, आज आपकी माटी बीमार हो रही है। जिस देश की माटी बीमार हो जाएगी उस देश में कुछ नहीं बचेगा। और माटी को बचाने का प्रयास भी सरकार कर रही है। मैं मानता हूँ प्रयास पर्याप्त नहीं है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा अपने सभी मुक्तियों में कि अगर एक समस्या 146 करोड़ लोग पैदा कर रहे हैं, उसके समाधान में भी उनको आगे आना। अगर हमें सोचे कि समस्या पैदा करने में तो जरूर मेरा योगदान होगा और समाधान सरकार को करना। हम एक ऐसे समाज के रहने वाले लोग हैं। आप बताइए, मलिहाबाद में इतनी बड़ी बड़ी बाग लगी है, किसने लगाया? कोई सरकार ने लगाया। आज तो ये पेड़ लगाने में बड़ी चुनौतियां हैं। कितने पेड़ लगते हैं, कितने बचते हैं, सब कहानी से हम सभी वाकिफ। हमें अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बादल लाने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के लिए तालाब बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के लिए नदियों को बचाना पड़ेगा। क्या मेरे पिताजी ने जो गोमती नदी लखनऊ में मुझे दिया था, आज अपने बच्चे को देने जा रहा हूँ? शायद नहीं। रोती बिलखती सिसकती नदियां आज हमारे चारों तरफ जीवनदायिनी नदियां अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। सरकारें अपना काम कर रही है। चुनाव आता है 5 वर्ष में, हमें सरकार को बताना है कि आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद, जो रह गया उसको भी बताना है। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, हमारी आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हमें बड़े सपने देखना है। आज जैसे इस देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है कि भारत विकसित भारत है। जब हम एक विकसित भारत बनेंगे तो रोटी कपड़ा मकान की चुनौतियों से अपने आप हम बाहर हो जाएंगे। अच्छी सड़कें हमारी पर्याय बन जाएंगी। 24 घंटे बिजली के सपने खत्म हो जाएंगे, रियलिटी बन जाएगा। आज रेल लाइनें हमारी दुनिया की सबसे अच्छी रेल लाइन आज भारत की। आपको खुशी होगी कि आपकी 100% रेल लाइन इलेक्ट्रिफाइड हो गई, डबल लाइन हो गई। जिस तरह से मेट्रो के चंजे जा रहे हैं, जिस तरह से रैपिड रेल सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन पर भी कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। कहने का आशय यह है कि हम बदलाव में लगे हुए हैं। विकास कुछ पाइपलाइन में है, कुछ आपके हाथ में आ गया है, कुछ आने वाला है और कुछ अभी सपने में है। जो समाज सपने देखना बंद कर देता है वो समाज खत्म हो जाता है। आप हमेशा सपने देखिए बेहतर जिंदगी की, आप हमेशा सपने देखिए बेहतर दुनिया की, आप हमेशा सपने देखिए बेहतर भूमंडल के लिए। हम सभी का विकास हो। हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, दुनिया हमको कॉपी करे। आज जिस तरह से पाकिस्तान युद्ध की बात आई, पाकिस्तान के साथ हमने 35 से 40 मिनट के समाधान को सोचा। हमारा टारगेट बहुत क्लियर था। आम मानवता को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, हर मनुष्य बराबर है, सबके अंदर ब्रह्म है, परम तत्व सब में विराजमान है, सब बराबर है। हम अपने वस्त्र के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम ये उस देश के वासी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का उद्घोष करता है। आज देखिए पूरी दुनिया भारत के सामने हम कोई एक राह देख रहे हैं। रास्ता निकलेगा कहां से? दिल्ली से निकलेगा। चाहे वो शांति का रास्ता है, चाहे आतंकवाद से लड़ने का रास्ता है, चाहे जलवायु परिवर्तन से निकलने का रास्ता है, चाहे लोगों को बराबरी देने का रास्ता है, चाहे लोगों को न्याय देने का रास्ता है, चाहे अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का रास्ता है, चाहे शिक्षा क्रांति करने का रास्ता है, देशवासियों की संरचना में बदलाव करने का रास्ता है, चाहे बेहतर सड़कें बनाने का रास्ता है। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ वायुयान का क्षेत्र भारत का 146 करोड़ लोगों ने पिछले महीने में वायुयान की यात्रा की। देखिए, वी आर वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी। हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए, विकसित भारत को खड़ा करने के लिए अपनी भूमिका तलाशनी है। हम क्या कर सकते हैं? सरकार में कमियां हैं, हम उनको लिखेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। हम पत्रकार भाई सब लोग अपनी आवाज उठाएंगे, प्रबुद्ध लोगों को आह्वान करेंगे आवाज उठाएं, विधायक सांसदों से कहेंगे, हर मंच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी के साथ ही हमें एक काम और करना है। हमारी क्या भूमिका? हम क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं और बहुत से सपने साकार करते हैं। इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मुट्ठी भर संसाधनों में से, अपने कीमती समय में से, अपने शरीर के सामर्थ्य में से माँ भारती की सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं। इस ख्वाब के साथ हम शायद इस गोष्ठी से जाएंगे और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विषय बहुत बड़ा है, समय बहुत लग सकता है, सब बहुमूल्य लोग बैठे हैं। मैं समय को खराब नहीं करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अग्नोत्री जी सहित समस्त आयोजक टीम को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक सार्थक विषय पर ऐसा संवाद हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
होते ही उपस्थित पत्रकार बंधुओं, अध्यक्षता में बोलना नहीं होता, सुनना होता, लेकिन वक्ताओं ने कुछ ऐसे बिंदु रखे, मुझे लगा कि पत्रकारों के बीच कर्तव्य की बात की है। विकास और 11 वर्ष और उनकी उपलब्धि, ये अफगान की बात नहीं है। हम क्या हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर विचार करने की बात है। अभी सूचना आयुक्त महोदय आए और चले, मैं उन्हीं के सामने बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि आज जो मीडिया में चल रहा है, जरा विचार करिए, क्या वो संवैधानिक दृष्टि से ठीक है? क्या वो अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं या किसी की चाटुकारिता और किसी का विरोध ये देश के हित में है? ये विचारणीय प्रश्न है। मैं जब सुन रहा था तो मुझे 2 घटनाएं याद आई। एक घटना 2008 की है, चीन में मैं था, एक गोष्ठी में गया था, 11 दिन की गोष्ठी थी, और एक भारत की ही है जिसमें माननीय सुदर्शन जी, संघचालक टेगड़े जी और सर्वपंथ समादर मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन था। तो उन 2 बिंदुओं को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। जहां पत्रकारों की बात है तो आप संविधान की सभी बात करते हैं, संविधान रक्षक मंच भी है। एक नेता विपक्ष वो संविधान अपनी जेब में डाल के चलते हैं, सबको दिखाते हैं। तो पत्रकारों को जो अधिकार मिला संविधान में वो अनुच्छेद 19 है, और 19 में प्रोविजो 1, और लिखता भी रहता हूं, जो विचार आते हैं उनको पहुंचाता हूं। अभी एक बेंच में वकील साहिबान की याचिका आई कि हमारे प्रोफेशन पर प्रतिबंध होगा अगर आईओ जांच अधिकारी हमको तलब करेगा। तो जरा विचार करिए, मैं भी एडवोकेट हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं, संघ का कार्य है। जो एडवोकेट है उसका रजिस्ट्रेशन किसमें है? व्यापार में। जब व्यापार में रजिस्ट्रेशन है तो जो व्यापार का व्यक्ति है जज बनेगा, वकील बनेगा, न्याय होगा क्या? और जो ज्यादा पैसे देगा वो न्याय को खरीदेगा, तो न्याय नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं, और संविधान में भी नहीं। अब आती बात नागरिक और संविधान। नागरिक का जो वोट देने का अधिकार है वो 324 है ना, और उसमें 6 बातें होनी चाहिए तभी भी वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हो सकता, अपराधी न हो, भ्रष्ट न हो, मिथ्याचारी न हो, बाकी उम्र आदि की बात है, और विकृत चित्त न हो। तो मैं बाकी बातों को छोड़ देता हूँ, 18 साल का होगा। कौन ऐसा है जो विकृत चित्त नहीं है? अगर जातिवाद में वोट देता है तो विकृत चित्त है कि नहीं? रिलीजन में वोट देता है तो विकृत चित्त है कि नहीं? और इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 को कड़ाई से पालन करना चाहिए, जिससे एक भी अपराधी को वोट नहीं प्राप्त कर सकता, वोट डाल मिल सकता। संजय सिंह को सजा हुई, 6 महीने के अपराधी हैं, राज्यसभा सदस्य, मोदी विकास पुरुष है। उनके दौर में भारत जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है।
भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी जी विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाला व्यक्तित्व है। मोदी इस देश में राष्ट्र प्रेम की मशाल लिए हुए लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागरूक करने वाला व्यक्तित्व है। वही मीडिया कहता है कि इस देश में, बल्कि वो यहाँ तक हमको बताता है ये आम रखा है, ये आम हमें कैसे खाना चाहिए, या मोदी जी कैसे आम खाते हैं, वही मीडिया हमको बताता है। वही मीडिया ये बताता है हमको कि साहब इस देश में जिस पर मोदी बोलते हैं तो दुनिया उसे सराहना करती है। वही मीडिया हमसे कहता है कि जब देश में इस देश की इस देश का मान और सम्मान जब डूब रहा था या डूब चुका था, तब नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व का उदय हुआ और उसने इस देश को पूरी विश्व के धरातल पर एक ऐसा व्यक्तित्व, जिसने धरातल में सम्मान इस देश को दिलाया। देखते हैं तो दो तरह के नजरिए मुझे होते हैं, लेकिन इस देश के लोग हैं वो उन दोनों नजरियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, प्रधानमंत्री जितने आए सबने काम किया भी बहुत अच्छा। मैंने सुना सभी को वो संविधान पे बोल रहे थे। मेरी उत्पत्ति है कि मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ। वो जिन अनुच्छेद का जिक्र कर रहे थे वो तमाम अनुच्छेद उनसे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं चाहता था कि अगर मुझे मौका होता तो मैं उनके सामने मुझे मजबूर करने का मौका मिलता। जो वो कह गए कि इस देश में पत्रकारिता खत्म हो गई, यानी पत्रकार मालिकों के अधीन, इस देश में न्याय खत्म हो गया, यानी न्यायपालिका जो है वो व्यापार के अधीन हो गई। वो बता गए इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। वो बता गए कि इस देश में कोई नेता जो है वो संविधान की प्रति लेके नाचता है, वो संविधान के विरुद्ध काम करता है। उन्होंने जितनी बातें कही है संविधान से बता दिया, वो आज के विषय से संबंधित नहीं थी, लेकिन आपका धैर्य है, आपकी समझदारी है कि हमने हर बात पे ताली बजाई है। आज का विषय अलग है, विषय है देश के नजरिए में मोदी जी क्या है, और वो हमको निष्पक्ष होकर सोचना है। हम न बीजेपी के हैं न बीजेपी के विरोधी हैं। अगर आप पत्रकार और साहित्यकार हैं, हमारी पहली प्राथमिकता जो हमारे पास होनी चाहिए, हम निष्पक्ष हो, हमारा नजरिया निष्पक्ष। अगर कोई साहित्यकार निष्पक्ष नहीं है तो साहित्यकार नहीं हो सकता या बहुत दूर तक नहीं चल सकता। उसी पत्रकार को, उसी साहित्यकार को आज बिना को समझा जाता है जो निष्पक्ष रहा, समाज के प्रति, देश के प्रति और भाषा के प्रति, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, हम किसी की भी विरोध नहीं है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। इस देश की खूबी है कि हमने भाषाओं से प्यार किया। भाषाओं का सौहार्द हमारी मल्टी की खुशबू है। हमारे इस देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, किसी ने कहा कि एक कोर्स में हम जब आगे बढ़ते हैं भाषाएं बदल जाती हैं, और हर भाषा की जो सुंदरता ही है उसकी खुशबू से भारतवासी जो है पूरी तरह से लाभान्वित होता है, इसे महसूस करता है और कभी कभी उस खुशबू में डूब जाता है। ये खूबसूरती है। हम जो जबान बोलते हैं, अभी जितनी मैंने आपसे गुफ्तगू की है इतनी देर में, इसमें मैंने संस्कृत बोली है, इसमें मैंने उर्दू बोली है, इसमें मैंने हिंदी बोली है, इसमें हमने अंग्रेजी बोली है, इसमें हम 20 जबानों का समावेश इतनी देर में हमने किया है। हमें नहीं मालूम है कि हमने कौन कौन सी भाषाओं को रोजमर्रा की भाषाओं में समाहित कर रखा है। ये खूबसूरती है। भारत में जो लोग रहते हैं ना, वो संविधान की बुनियाद पर रहते हैं। कोई अगर हमसे ये कहे कि हमने संविधान छोड़ दिया, संविधान के हम मानने वाले नहीं हैं, ये संविधान इस देश से हटाया जा सकता है, वो मूल आत्मा है इस देश की। साहित्यकार, पत्रकार, इन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। संविधान हमें ऐसे नहीं मिला, किसी एक व्यक्ति से नहीं मिला, हमारे विचारधारा से।
300 से ज़्यादा लोगों की मेहनत से मिला है और वर्षों उसमें हमने लगाए हैं, उसमें कलम घिसे गए हैं, यहाँ तक नोट कर दिया गया है कि हमने कितने कलम और कितनी स्याही उसमें इस्तेमाल की, तब हमने संविधान लिखा। हमारा संविधान मोदी जी की बस की बात नहीं है या राहुल जी की बस की बात नहीं है कि वो मिटा दे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ मिट जाएंगी, इस देश का संविधान रहेगा। इसलिए संविधान रहेगा कि इस देश में जो संविधान लिखा गया है वो कलम से नहीं लिखा गया है, वो आत्मा से लिखा गया है। हमारी न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। इस देश की जो न्याय व्यवस्था है गर्व करते हैं। आज दुनिया ने माना है, यूएनओ ने माना है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है। इसलिए नहीं माना है तो भारत का संविधान है, इसलिए माना है 150 करोड़ लोगों की आत्मा उसमें शामिल है। जब संविधान बोलता है तो मानवता बोलती है, जब संविधान बोलता है तो देश की आत्मा बोलती है। इस देश का हमारा सदियों पुराना कल्चर है, जो सभ्यता है, वो उसमें लोगों को दिखती है। हम कहते हैं कि देश का संविधान, हमारे धर्म अलग है, धर्म की किताबें अलग है, हमारी सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन जो संविधान है, संविधान जो है वो हमको बहुत प्यारा है। इसीलिए जब मैं मोदी जी को तो संविधान के साथ जो बातें हैं देखता हूँ मेरा, तो मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे दिखने में अच्छे लगते हैं। जब वो ये कहते हैं, जब लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियों पे वो सज्जा करते हैं, तो मोदी को उस वक्त मुझे अच्छे लगते हैं। और तब ये वक्त है, किस किस वक्त का बहुत अच्छा लगता है। मोदी कई विभिन्न जो दुनिया है, दुनिया हर इंसान को होती है, दुनिया भी हर इंसान। हम कमियों को अगर तलाश करने बैठ जाएंगे अपनी भी नहीं गिन पाएंगे, अगर हम नहीं गिनना चाहते। लेकिन देखना चाहिए कि जो हमारे पास मिला है, जो हमने 11 साल बिताए हैं, उस 11 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने बहुत कुछ खोया है। तो आपको खोया ही है कि जो हमारा सोचने का नजरिया था वो तब्दील हो रहा है देश में। हम इसकी तरफ चिंतित हैं, लेकिन हमने विकास पाया, हमने देश का एक विश्व के परिवेश में हमने अपना एक नाम पाया, एक सम्मान पाया। हमें ये देखना चाहिए, हम अपने घर को कभी भी ठीक कर लेंगे, लेकिन विश्व पटल पर अगर हमारा सम्मान होगा तो वो मेरे लिए मैं देखता हूँ हर दौर में अच्छा रहा होगा। किसी प्रधानमंत्री की नियत को मैंने कभी शक नहीं किया। जो भी देश में आया है वो देश के लिए काम करता हुआ आया होगा। सबके काम करने का तरीका अलग होता है। मोदी जी का अपना तरीका है, इंदिरा जी का अपना तरीका है, राजीव जी का तरीका अपना है। मैं कुछ किस्मत हूँ, मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, बहुत करीब से देखा। 6 प्रधानमंत्री तो हमारे ड्राइंग रूम में बैठे, शायद लखनऊ में नॉन पॉलिटिकल आदमी कोई ऐसा नहीं होगा, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। और उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि 11 साल का सफर मोदी जी का मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर मेरे ख्याल वो तारीफ जा सकती है, इस पर तारीफ जा सकती है। अगर मैं कह लूँ अच्छा लगता है तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन हर दौर में कमियाँ हैं, इस दौर में बहुत कमी है, और सच्चाई को स्वीकार करना जो है वही सही का और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।